नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपका डिजिटल टू स्पोर्ट्स के इस मंच पर, जहां पर हम लेकर आए हैं आपके लिए द दूसरा शो। और भारतीय उपमहाद्वीप पर क्रिकेट के बाद अब भारतीय टीम चली है दक्षिण अफ्रीका T20 सीरीज खेलने के लिए। चंद्रेश नारायणन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दक्षिण अफ्रीका के साथ आपका भी बड़ा एक क्लोज रिलेशनशिप रहा है। ये T20 सीरीज जो है, इट्स लुकिंग वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि दोनों ही टीमों के लिए एक नए जनरेशन के उगम का ये एक मौका है। ऐसी सीरीज मुझे नजर आ रही है। बिल्कुल। देखिए पंकज जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे न्योता दिया फिर एक बार। आपकी बड़प्पन है। अब जहाँ तक बात करें T20 श्रृंखला की। T20 क्रिकेट बायलैटरल जब भी होता है, काफी नए खिलाड़ियों को देखने का मौका मिलता है, क्योंकि बिल्कुल। टीमें जो है T20 क्रिकेट जो बायलैटरल होता है उसमें एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करता है। और इस बार एक्सपेरिमेंट के लिए और एक बात महत्वपूर्ण ये है कि अगले साल जून के महीने में T20 विश्व कप है। तो उस बिल्कुल। लिहाज से देखा जाए तो ये सिक्का बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों टीमों के लिए। इसलिए आप देखेंगे, जब आप दोनों टीमों की बात करें तो काफी नए नए खिलाड़ी आपको नजर आएंगे। जैसे भारत के स्क्वाड पर अगर नजर डालें, हम्म। ये लगभग वही स्क्वाड है जो अभी हाल ही में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। सिर्फ जी। एक बदलाव है एक बदलाव है कि सिराज आया है टीम में। बिल्कुल। और दूसरी तरफ देखा जाए तो शिवम दुबे बाहर गया है। दीपक चहर का नाम यहाँ पर रखा गया है, पर दीपक चहर अब तक गए नहीं, क्योंकि उनके पिताजी का तबीयत खराब हो चुका है। इसलिए वो आखिरी T20 में भी शामिल नहीं हुए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और करेक्ट। जहां तक कुलदीप यादव की बात है, उनका भी समावेश किया गया था, वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं खेल रहे थे। करेक्ट, लेकिन इस पूरे स्क्वाड में अगर देखें तो कुछ नाम यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया था उस ऑस्ट्रेलियाई सीरीज में। खासकर रिंकू सिंह, जिन्होंने मिडिल ऑर्डर में धमाकेदार बल्लेबाजी की थी। यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, दोनों ने एक शानदार परफॉर्मेंस किया था। जितेश शर्मा ने जिस तरीके से इंप्रेस किया है, दैट इज रियली वंडरफुल। साथ ही में वॉशिंगटन सुंदर को ज्यादा मौका नहीं मिला, लेकिन दीपक चहर और रवि बिश्नोई और मुकेश कुमार, इन सभी ने इंप्रेस किया। तो भारत के लिए एक अच्छी बात है कि बहुत सारे अच्छे खिलाड़ी अब इस स्क्वाड में हैं, जो कि नए जनरेशन के हैं, और इस सीरीज में वो नाम कमा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है इन सब नौजवानों के लिए। और वो कोशिश करेंगे कि यहाँ पर वो अपना एक दबदबा जमाए और एक जबरदस्त प्रदर्शन करे, और T20 वर्ल्ड कप के लिए अपना एक दावा ठोके। जी। देखिए, अब T20 विश्व कप से पहले भारत के पास सिर्फ 6 T20 है। ये ओके। 3 T20 जो ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला जाएगा, और अगले महीने जो 3 T20 अफगानिस्तान के खिलाफ खेला जाएगा। इन बिल्कुल छह मजेदार। टी ट्वेंटी के हाँ। अलावा और कोई मुकाबला नहीं है भारत का। लेकिन चंद्रेश, मजेदार बात यह है कि दोनों ही टीमों की तरफ नजर डालें, हम दक्षिण अफ्रीका के स्क्वाड पर भी नजर डालेंगे। दक्षिण अफ्रीका वो टीम है जो पिछले वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। भारतीय टीम ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था, लेकिन आखिरी कुछ पलों में, आखिरी कुछ मौकों पर वो दिक्कत आ जाती है इनकी। दक्षिण अफ्रीका के स्क्वाड में तो बहुत सारे नए नए नाम यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, इतने सारे नाम, नए नाम है। लुंगी एनगिडी का नाम था, उनको कुछ चोट लग गई, जिसकी वजह से उनके जी। जगह पे ब्यूरन हेंड्रिक्स आए हैं। ओके। काफी नए नाम है इस स्क्वाड में। लेफ्ट आर्म के गेंदबाज है ब्यूरन हेंड्रिक्स, तेज गेंदबाज है। मार्को यानसन है। और क्रिस्टन अब स्टब्स है 4 नंबर पर। ट्रिस्टन स्टब्स है। जो हमारे भारतीय समर्थक है क्रिकेट के, वो जानते होंगे ट्रिस्टन स्टब्स को, उनको उन्होंने देखा है आईपीएल में। नांद्रे बर्गर करके एक खिलाड़ी है जिसके बारे में काफी चर्चा हो रही है। और काफी ऐसे खिलाड़ी हैं जो T20 के लिए परिपक्व है। एडन मार्करम कप्तानी कर रहे हैं, क्योंकि वो T20 करेक्ट। क्रिकेट में साउथ अफ्रीका के लिए कप्तानी करते हैं। तो ये एकदम परिपक्व लाइनअप है यहाँ पर। करेक्ट, जेराल्ड कोएट्जी का नाम है, तबरेज शमशी भी है, केशव महाराज भी है, यानी कि एक्सपीरियंस भी है। साथ ही में ब्यूरॉन हेंड्रिक्स, मैथ्यू ब्रेड्सके, नांद्रे बर्गर का आपने नाम लिया, डोनोवन फरेरा, ओटनील बाटमन। तो कई सारे नए खिलाड़ियों को भी देखने को मौका मिलेगा। और क्या नए खिलाड़ी होने की वजह से भारतीय टीम को थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि इन खिलाड़ियों को जनरली भारतीय बल्लेबाजों ने देखा नहीं है, इनके साथ खेला नहीं है। हाँ, पर आजकल बड़ी बात यह है पंकज की, डेटा इतना आसानी से अवेलेबल होता है। हम्म। तो इन सब के बारे में जानते होंगे। और भारतीय टीम में काफी ऐसे खिलाड़ी हैं जो या तो अपने आईपीएल टीम के कप्तान हैं, या आईपीएल टीम के लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा है। तो इन करेक्ट। सब खिलाड़ियों का नाम उन्होंने कभी ना कभी ऑक्शन से पहले सुना होगा कि इनको लेना है नहीं लेना है। ये अच्छा। स्टैट्स है, ये डेटा है, ये वीडियो है, ये देखिए इनको। ये सब जानते होंगे। और उसके अलावा अंडर 19 में खेले होंगे आप आमने आपस सामने। में। इंडिया ए के तरफ से खेला होगा इन्होंने आमने सामने, तो इन सब के बारे में जाना होगा।
और बिल्कुल। क्रिकेट का जो इकोसिस्टम होता है ना पंकज, वो बहुत ही जबरदस्त होता है। वो खिलाड़ी के बारे में वो बात फैलने फैलने लग जाती है बहुत जल्द। बिल्कुल आग की तरह फैलने लगती है। और चलिए हेड टू हेड की बात करते हैं दोनों ही टीमों की। जब हम दक्षिण अफ्रीका और भारत की बात करते हैं तो T20s में इन दोनों के बीच में बेहतरीन मुकाबले हुए हैं। और दक्षिण अफ्रीका ने काफी टक्कर दी है। 24 में से अगर देखें तो भारत ने 13 जीते हैं, दक्षिण अफ्रीका ने 10 जीते हैं। एक नो रिजल्ट रहा है जरूर, लेकिन अगर देखा जाए तो ये काफी करीबी मामला है दोनों टीमों के बीच में। बिल्कुल, इसलिए दिलचस्प एक श्रृंखला होगा। मुझे लगता है कि दिस विल बी एन इंटरेस्टिंग सीरीज इसी इन्हीं आंकड़ों की वजह से। हाँ हाँ। और भारत जो है, जब भी साउथ अफ्रीका जाता है कुछ ना कुछ कमाल होता है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये एक करीबी मामला जैसे आपने बताया है। और पर भारत का रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका में T20 क्रिकेट में काफी अच्छा है। एग्जैक्टली और इसीलिए अगर देखें तो एक तरफ है एडन मार्करम जो काफी समय से इनफैक्ट खेल भी रहे हैं, कप्तानी का भार भी संभालते हैं। और एक तरफ है सूर्य कुमार यादव जो T20 स्पेशलिस्ट जरूर माने जाते हैं, लेकिन बाकी फॉर्मेट्स में उनका सिक्का नहीं बोला है। और T20 में भी कप्तानी के गुण वो सीख रहे हैं। हालांकि उनके पास बहुत अच्छे बल्लेबाज और गेंदबाज होने के कारण एक कप्तान के रूप में वो उतना ज्यादा तकलीफ में नहीं दिखेंगे जितना शायद अगर भारतीय टीम की अगुवाई करते हुए कोई कप्तान दिखता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये दोनों कप्तानों के लिए, खासकर एडन मार्करम के लिए एक मौका है अपना एक छाप छोड़ने का। क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका और भारत के बीच में जो आखिरी 5 मुकाबला हुआ है, जी अगर उस पर नजर डालें T20 क्रिकेट में, तो भारत का पलड़ा भारी है यहाँ पर। बिल्कुल। और हाल ही के दिनों में जो 2023 में नवंबर में मुकाबला हुआ था वो तो भारत ने बहुत ही, इनफैक्ट ये वनडेज की अगर बात करें तो है जो दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच में वनडेज के रिजल्ट रहे हैं ये कमाल के रहे हैं, धमाल के रहे हैं। T20s की बात करें इसमें भी काफी करीबी मामला रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो भारत को दक्षिण अफ्रीका में जाकर खेलने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत होती जरूर है। मतलब चाहे वो टेस्ट हो, ओडीआईज हो या फिर T20s हो। मुझे लगता है ओडीआई और T20 में उतना नहीं होगा, क्योंकि ओडीआई T20 तो अब ऐसा हो गया कि दुनिया भर में कंडीशन एक जैसा हो गया है। और मोरलेस जी। वो मतलब एज इन वो फ्लैट पिचेस होता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि लोग आए मैच देखने के लिए, मजा लूटे और घर वापस जाए। तो एक पिकनिक के तौर पर उसे माना जाता है आजकल T20 क्रिकेट बिल्कुल। को खासकर, और ओडीआई क्रिकेट को भी। तो मुझे नहीं लगता उतनी ज्यादा दिक्कत सफेद गेंद की सीरीज में होगी। भारत के हम्म। लिए ज्यादा दिक्कत जो है वो होने वाली है टेस्ट मैच में, क्योंकि साउथ अफ्रीका में अब करेक्ट। तक कभी टेस्ट सीरीज जीता नहीं उन्होंने। मजेदार बात है। तो ओडीआई T20 क्रिकेट में मुझे नहीं लगता उतनी दिक्कत होगी भारत और चलिए सभी टीमों की तरफ एक नजर डालेंगे कौन सी वो टीमें हैं। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच में सीरीज तो हो रही है, लेकिन टॉप 10 में ज्यादा से ज्यादा रन T20 इंटरनेशनल्स की अगर बात करें पिछले 10 पारियों की, तो क्या है, दक्षिण अफ्रीका नंबर 3 पर है। 10 पारियों में इन्होंने 1600। और भारत के लिए यहाँ पर बढ़िया बात यह है कि भारत ने जो भी क्रिकेट खेला है T20 क्रिकेट में, वो हम्म। ज्यादातर भारत में खेला है उन्होंने पिछले 1 साल ओके। में। और करेक्ट। भारत में जो मैदान छोटे और फ्लैट पिचेस, उसमें इतने ज्यादा रन बनते हैं। वो एक जबरदस्त प्रदर्शन रहा है भारतीय बल्लेबाजों के जहां तक बात है आज में। हाल ही में आपने देखा भारत ऑस्ट्रेलिया के सीरीज में इतने रन बने थे, इतने रन बने थे, बिल्कुल बिल्कुल। मार मार के गेंदबाजों का बुरता बना दिया था उन्होंने। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो इस पूरी फहरिस्त में भारत का जो एवरेज है वो सबसे ज्यादा दिख रहा है। ऑस्ट्रेलिया से भी थोड़ा सा हल्का अच्छा है, यानी कि T20 के मामले में भारत का सिक्का बोलता है। डोमिनेशन तो जरूर कहा जा सकता है और ये अच्छी बात है। अगर हम वर्ल्ड कप के आने वाले जो 2024 में वर्ल्ड कप होने वाला है इसके तरफ ध्यान देकर बात करें या फिर इसके परिप्रेक्ष्य में बात करें। बिल्कुल, पूरा पूरा जो कवायद है इस वक्त सब कुछ, वो आने वाले विश्व कप के लिए हो रहा है। मतलब जून में होने वाला है। और भारत के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज हो जाएगा। 6 मुकाबले आपके पास। ये दोनों ही टीमों को जब हम कंबाइन करके इनके बल्लेबाजों की फहरिस्त देखते हैं पिछले 10 मुकाबलों की, तो यहाँ पर नजर आता है कि रीजा हेंड्रिक्स सबसे टॉप पर चल रहे हैं T20 के मामले में। 512 रन बनाए हैं, इनका एवरेज खतरनाक है, स्ट्राइक रेट भी बढ़िया है। भारत की तरफ से अगर देखें तो नंबर 1 है ऋतुराज गायकवाड़, साथ ही में सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल भी है। इस फहरिस्त में यशस्वी जायसवाल का भी नाम है और अंत में श्रेयस अय्यर और रिंकू सिंह। यानी कि देखा जाए तो भारत के लिए ये अच्छी बात है क्योंकि ज्यादातर इनके बल्लेबाज टॉप 10 में नजर आ रहे हैं दोनों टीमों को अगर हम कंपेयर करें तो। बिल्कुल। और इसलिए स्ट्राइक रेट बहुत
श्रेयस अय्यर का स्ट्राइक रेट देखिए, वो एक चिंता का विषय है, हाँ 123 का। लेकिन लेकिन यशस्वी जायसवाल, डेविड मिलर, इनका स्ट्राइक रेट सबसे बढ़िया लग रहा है, और रिंकू सिंह तो कमाल ही है। बिल्कुल, इसलिए स्ट्राइक रेट T20 क्रिकेट में एवरेज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना स्ट्राइक रेट है। जी और जी जी। मेरे ख्याल से वो नजर आ रहा है आपको कि श्रेयस अय्यर का स्ट्राइक रेट एक मसला है, और उनको उस पर काम करना पड़ेगा अगर उन्हें ब- T20 विश्व कप खेलना है तो। पिछले जी। दो T20 वर्ल्ड कप में उनका चयन नहीं किया गया था, 2021 और 22 में, इसी करेक्ट स्ट्राइक रेट के चलते। और करेक्ट करेक्ट करेक्ट। रिंकू सिंह की जहां तक बात है, उनका जबरदस्त स्ट्राइक रेट है। भारत के पास काफी ऐसे बल्लेबाज है जो जबरदस्त इस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, खुलकर खेलते हैं, और ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है T20 वर्ल्ड कप के हिसाब से। बिल्कुल, इस T20 सीरीज का जब हम प्रीव्यू कर रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल में बात करना जरूरी है चंद्रेश। चलिए टॉप ऑर्डर 1 2 3 की बात करते हैं दोनों टीमों की। व्हाट हैज बीन देयर परफॉर्मेंस। टॉप ऑर्डर की जब हम बात करते हैं तो भारत के लिए और दक्षिण अफ्रीका के लिए ईशान किशन इज देयर राइट अंडर। हालांकि उन्होंने ज्यादा मुकाबले भी खेले हैं। 683 रन एवरेज ठीक ठाक है, लेकिन स्ट्राइक रेट उनका थोड़ा सा चिंताजनक है, जस्ट लाइक अगर हम श्रेयस अय्यर की बात करें। बट रीजा हेंड्रिक्स 150, ऋतुराज गायकवाड़ 141 का इनका स्ट्राइक रेट, सूर्य कुमार 164, यशस्वी जायसवाल बेहतरीन। तो यहाँ भी देखा जाए तो दक्षिण अफ्रीका के बनिस्बत भारत के बल्लेबाज ज्यादा सक्सेसफुल रहे हैं 2022 से अगर हम कंपेयर करें तो। बिल्कुल, और यहाँ पर क्योंकि भारत ने ज्यादा T20 क्रिकेट खेला है, जी 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 जी। और ये साल जो था वो ओडीआई क्रिकेट के लिए था। और हाँ उसके बावजूद अगर देखें तो भारत की एक टीम गई थी आयरलैंड खेलने गई थी, एक सीरीज खेला था उन्होंने वेस्ट इंडीज के सामने, एक सीरीज खेला था उन्होंने श्रीलंका के सामने। तो करेक्ट करेक्ट, वो लेकिन एक यहाँ मेरे पर ख्याल से फर्क है। क्या, या जो जो स्क्वाड में हमने नए नए बल्लेबाजों के नाम देखे थे खासकर दक्षिण अफ्रीका के लिए, क्या ये सीरीज उनके लिए ज्यादा चैलेंजिंग रहेगी भारत के कंपैरिजन में? आ, सीरीज उनके लिए चैलेंजिंग तो रहेगी, क्योंकि वो कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे, और वो एक छाप छोड़ने की कोशिश करेंगे इस हाँ श्रृंखला में, क्योंकि करेक्ट उनके पास भी ज्यादा मुकाबले बाकी नहीं है अब T20 वर्ल्ड कप से पहले। करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट, लेकिन होम कंडीशंस का भी एडवांटेज मिल सकता है उनको, जिस तरीके से हमने रीजा हेंड्रिक्स की बात की, या फिर यहाँ पर आइंद्रिक क्लासन ने पिछले कुछ समय से T20 जितने ज्यादा खेले नहीं है, लेकिन आइंद्रिक क्लासन और डेविड मिलर जिस ओहदे के साथ उभरे हैं, ये दोनों, इनका नाम न होते हुए भी बहुत ही डेंजरस साबित हो सकते हैं भारत के लिए। बिल्कुल, हेनरिक क्लासन से बहुत सबको गेंदबाजों को खासकर। दिक्कत होगी, बिकॉज वो बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। और अब चूंकि देखिए इस श्रृंखला में क्विंटन डिकॉक नहीं है, क्विंटन करेक्ट। डिकॉक ने T20 ओडीआई क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। तो हाँ वहां पर तो और नजर नहीं आएंगे। अब हेनरिक क्लासन के पास मौका है कि वो क्विंटन डिकॉक की जगह ले तीनों फॉर्मेट में, और अपना करेक्ट। एक साख जमाए। और देखिए अभी भी निश्चित ये तय है कि अगले साल के T20 वर्ल्ड कप में क्विंटन डिकॉक खेलेंगे। पर हाँ हाँ। अगर अगर हेनरिक क्लासन ने इस तरह का प्रदर्शन कर दिया कि चयन करता है कि अगर ये अवेलेबल है तो इनको ही हम इस्तेमाल इनको करते हैं ना। एग्जैक्टली क्विंटन डिकॉक के बारे में कोई खबर है कि वो रेस्ट लेना चाहते हैं, या फिर वो ये सीरीज क्यों नहीं खेल रहा वो है? T10 क्रिकेट खेलने गए हैं अबू अच्छा धाबी। अच्छा, तो उनको ऑलरेडी कहीं कमिटमेंट है। हाँ। ओ देखिए ये हो जाता है, और इसीलिए जो साउथ अफ्रीकन नेशनल टीम है उनकी दिक्कत थोड़ी सी बढ़ गई है। चलिए टॉप ऑर्डर के बाद मिडिल ऑर्डर पर बात करते हैं चंद्रेश, क्योंकि टॉप ऑर्डर में तो दोनों ही टीमों के पास अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर में 2022 से अगर हम देखें तो भारत और दक्षिण अफ्रीका के लिए कौन से बल्लेबाजों ने खास काम किया है, यहाँ पर काफी सारे बल्लेबाज दक्षिण अफ्रीका के नजर आते हैं, खासकर आइडन मार्करम, और अंत में अगर मैं नीचे से देखूं तो जितेश शर्मा, इन दोनों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। क्या वॉशिंगटन सुंदर को भी मौका मिल सकता है? लेकिन इस फहरिस्त में तिलक वर्मा का चैलेंज बढ़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सीरीज में उनका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा था। देखिए तिलक वर्मा हो, इवन रविंद्र जडेजा, उनका हाँ हाँ सफेद गेंद के क्रिकेट में उनकी बल्लेबाजी हमेशा थोड़ी एक दिक्कत का सबब रहा है भारत के लिए। हाँ हाँ। और मेरे ख्याल से तिलक वर्मा, वॉशिंगटन सुंदर का आपने नाम लिया, इस श्रृंखला में आप देखें जितेश शर्मा को अगर मौका मिलता है तो मेरे ख्याल से वो एक, मैं कह रहा हूँ पंकज, वो जितेश शर्मा जो है एक पॉकेट डायनामो है। वो बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से और बल्लेबाजी करते हैं, हाँ हाँ। जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं, मुझे और बहुत पसंद है। आपने जो बात कही ना, उसमें जस्ट मैं ऐड करना चाहूंगा, रिंकू सिंह के साथ उनका कॉम्बिनेशन और भी विस्फोटक हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब मतलब मुझे पता नहीं, मैं, अच्छी बात है कि मैं और आप चयन करता नहीं या टीम मैनेजमेंट नहीं, मुझे ये नहीं पता कि ये चयन किस तरह से होने वाला है वर्ल्ड कप स्क्वाड का।
बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत दिक्कतें होने वाली, और आपने बिल्कुल सही कहा। इतना मतलब अच्छे-अच्छे खिलाड़ी ज़्यादा होना भी प्रॉब्लम है, नहीं होना भी प्रॉब्लम है, मतलब करे तो क्या करे? तो सिलेक्टर्स को दोस्तों आप दोष ना देना अगर टीम में आपका फेवरेट खिलाड़ी नहीं होगा तो, बिकॉज़ द इंडियन टीम हैज़ अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। तो ये तो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच के जो मिडल ऑर्डर के बल्लेबाज थे, इनकी फ़हरिस्त पर हमने नज़र डाली, गेंदबाजों पर भी हम नज़र डालेंगे। लेकिन क्रिस्टियन स्टब्स के बारे में आप क्या कहते हैं? क्योंकि इसमें मुझे डेवॉल्ट ब्रेविस का नाम कहीं नज़र नहीं आया। क्या वो स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है? क्योंकि वो तो मतलब जूनियर एबीडी के नाम से मशहूर हो चुके हैं ऑलरेडी। मेरे ख्याल से ट्रिस्टन स्टब्स का चयन आगे किया गया है। आई थिंक दे वांट टू यूज दिस सीरीज टू जस्ट गिव हिम सम टाइम विद द ड्रेसिंग रूम, उस तरह से ओके। है। मेरे ख्याल से डेवाल्ड ब्रेविस के लिए दिक्कत ये है कि वो थोड़ा एक पैक्ड मिडिल ऑर्डर है, तो उनको जगह कहाँ दे, हम्म। उनको जगह मिलती नहीं है। पर पता नहीं वो क्या सोचते हैं, क्या कैसी सोच होगी, कैसे वो इसका इस्तेमाल करेंगे, वो दिलचस्प होगा आगे आने वाले दिनों में। बिल्कुल, चलिए स्ट्राइक रेट की आपने कुछ देर पहले बात की थी कि टी20s में स्ट्राइक रेट बड़ा महत्वपूर्ण होता है, तो दोनों टीमों के स्ट्राइक रेट जिनके अच्छे हैं, ऐसे बल्लेबाजों की फहरिस्त पर नजर डालते हैं विद सम गुड स्ट्राइक रेट। टॉप पहले टीमों की बात करते हैं, कौन सी टीमों के स्ट्राइक रेट्स टी20s में सबसे अच्छे हैं? ऑस्ट्रेलिया ऑफ कोर्स इज देयर विद 161 एज द स्ट्राइक रेट। दक्षिण अफ्रीका का स्ट्राइक रेट अगर देखा जाए तो भारत से अच्छा है, लेकिन उनका एवरेज जितना अच्छा नहीं है। तो देखा जाए तो दोनों ही टीमों ने काफी सिमिलर परफॉर्मेंस किया है, हालांकि तेज गति दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजी में देखने को मिलती है। और ये एक भारत के लिए दिक्कत रहा है T20 क्रिकेट में। और हाँ। कि भारत जो है, मतलब उनको उनकी जो सोच रही है हमेशा T20 क्रिकेट में कि हम शुरुआत में थोड़ा देख कर खेलते हैं, फिर उसको इनिंग्स बिल्ड करेंगे। ये राइट। ओडीआई स्टाइल है। और भारत की दिक्कत रही है, पर वो कुछ बदलने की कोशिश की है भारत ने, पर वो हर बार टेक ऑफ नहीं हुआ। तो इस बात का इल्म है टीम में कि हमें इस बात को बदलना है। क्योंकि आप अगर शुरुआत के, मतलब अगर एक फ्लैट पिच है उसमें आपको हाँ। लग रहा है 220 ठीक है, और सामने वाले टीम बल्लेबाजी करने लग जाता है, तो आपको ऐसा पता चल जाता है 220 आपको लग रहा है ठीक है, पर वो एक्चुअली लेकिन 250 का पिच है। हाँ, और ये जो छोटी-छोटी बातें हैं इस पूरी सीरीज़ में ध्यान देने रखनी पड़ेगी दोनों ही टीमों को। और चलिए दोनों ही टीमों के बल्लेबाज़ी के कंपैरिज़न और एनालिसिस तो हमने कर दिया, चलिए गेंदबाज़ी पर नज़र डालते हैं। पिछले 10 मुकाबलों की अगर हम बात करें और किन गेंदबाज़ों ने ख़ासकर कुछ किया है, टीमों की अगर बात करें तो गेंदबाज़ी में भारत का जो एवरेज है, और ये लगभग-लगभग सेम है, क्योंकि भारत ने अगर देखें तो पिछले 10 पारियों में 70 विकेट निकाले हैं 23 के एवरेज से, और हर 17 गेंदों में भारत विकेट निकालने में सक्षम रहा है, और दक्षिण अफ्रीका भी। यानी कि क्या दोनों टीमों की गेंदबाजी लगभग-लगभग मैचिंग है? हाँ, पर T20 क्रिकेट में पंकज ये लोग काफी बदलाव करते हैं अपने टीमों में, हाँ, हाँ। बायलैटरल क्रिकेट के लिए खासकर। वो करेक्ट। अपने मेन गेंदबाजों को, मतलब बुमराह तो आपको नजर ही नहीं आएंगे T20 क्रिकेट में अगले साल के जून के विश्व कप तक। तो करेक्ट। मतलब तो मुझे लगता है कि मैं उतना ज्यादा, मतलब एज एन आई वुडंट रीड टू मच इनटू दिस, बट ये बात हम्म। है कि गेंदबाजों को शत शत नमन है, जो भी इस फहरिस्त में जिन जिन का भी नाम है। क्योंकि ऐसे फ्लैट पिच और छोटे मैदानों पर अगर आप विकेट ले पाते हैं और अपना एक छाप छोड़ पाते हैं, दिखाता है कि गेंदबाजों ने एडजस्ट करने की कोशिश की है। करेक्ट। अगर 2022 से अगर हम टॉप गेंदबाजों की बात करें जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट निकाले हैं, उसमें अर्शदीप सबसे नंबर 1 पर आते हैं। 40 पारियां खेली हैं, ये भी आपको गौर तलब करना पड़ेगा। 58 विकेट्स थोड़े से महंगे रहे हैं, लेकिन विकेट फटाफट निकालते हैं। और अगर भारत की तरफ से देखें तो भुवनेश्वर कुमार का इसमें नाम आता है। रवि बिश्नोई ने इस फहरिस्त में एंट्री मार ली है। तो इस फहरिस्त में दो ही ऐसे गेंदबाज हैं जो फिलहाल इस बायलैटरल सीरीज में आपको नजर आएंगे। बिल्कुल, और रवि बिश्नोई दुनिया के नंबर 1 T20 गेंदबाज है इस वक्त। क्या बात तो है, क्या और बात है। आप उन्हें इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। और बाकी गेंदबाजों की अगर बात करें भारत की तरफ से, भुवनेश्वर कुमार वो पूरी तरह से बाहर हो चुके हैं स्कीम ऑफ थिंग्स से। और हम्म। युजवेंद्र चहल, मेरे ख्याल से अब आपको सिर्फ युजवेंद्र चहल, संजू सैमसन, ये ऐसे नाव में सवार है। जब भी T20 वर्ल्ड कप हो रहा होता है तब वो ओडीआई क्रिकेट खेलते हैं, जब ओडीआई वर्ल्ड कप हो रहा होता है तब वो T20 क्रिकेट खेलते हैं। तो अभी जो है, चूंकि T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, वो ओडीआई क्रिकेट खेलेंगे, ओडीआई क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन ओडीआई जिया सीरीज में नजर आएंगे। पर नजर देखें आएंगे। कि काफी इंटरेस्टिंग नाम है इस पूरे फहरिस्त में। और ये दिखाता है कि गेंदबाजों के लिए कितनी दिक्कत है। मतलब आप देखें क्या जमाना आ गया कि 8 की इकोनॉमी को हम मैनेजेबल ओके, मानते हैं, हाँ, मतलब। एग्जैक्टली। अच्छा, इस फहरिस्त में हमने तीन न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को देखा, सैंटनर, ईश सोधी और टिम साउदी। तो ये भी दर्शाता है कि कुछ कुछ टीमें हैं जो अपनी गेंदबाजी पर भी थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, और वो गेंदबाजी से वो मैच निकालने की कोशिश करते हैं।
बिल्कुल कोशिश यही होगी कि, क्योंकि आप सब जानते हैं, देखिए मार तो पड़नी है। ये तो मतलब है। ये आपको मतलब मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, मार तो पड़नी है, कुछ भी हो जाए कोई फर्क हाँ, नहीं पड़ता। मतलब टीमें भी उस माइंडसेट के साथ आजकल मुकाबले में उतरने लगी। करेक्ट। मतलब 8 की औसत से मार पड़ेगा या फिर 6.5 की औसत से मार पड़ेगा, बस यही बिल्कुल आपको बिल्कुल। देखना हाँ है। तो ये बिल्कुल, और ये एक बड़ा एक एक अलग डायनामिक्स हमने बात कर ली है। और अगर हम बेस्ट बॉलिंग स्ट्राइक रेट्स की बात करें, क्योंकि देखिए स्ट्राइक रेट बड़ा जरूरी होता है। जैसे अर्शदीप की हमने बात की, हर 14 गेंदों में वो विकेट निकालते हैं। अलजारी जोसेफ ऑफ कोर्स दे आर राइट एट द टॉप। ये भी अच्छा। अर्शदीप और अलजारी को देखकर ये समझ में आता है कि अगर आप रन ज्यादा खाएं तो भी चलेगा, लेकिन आप विकेट निकाल लेते हैं। और इसमें भी रवि बिश्नोई का नाम है। 21 पारियों में लगभग लगभग 7 की औसत है, हर 14-15 गेंदों में विकेट निकाल रहे हैं। तो भारत के लिए इस बार अर्शदीप और रवि बिश्नोई ये बहुत ही महत्वपूर्ण गेंदबाज साबित होने वाले हैं। बिल्कुल, भारत के लिए अर्शदीप बिश्नोई दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि अगर आप इसमें बुमराह का भी नाम ऐड कर दें तो आपको आपका एक कोर मिल जाएगा आपके T20 वर्ल्ड कप के लिए बॉलिंग अटैक। इंटरेस्टिंग बात है। तो ये तो क्योंकि है आप बेस्ट आप बॉलिंग आप स्ट्राइक रेट्स। बिश्नोई और कुलदीप दोनों को एक साथ नहीं खिला सकते लाइनअप में। ओ, ये बिल्कुल मतलब नहीं, कमाल हो गया। बिकॉज आप मतलब आपका तो वैसे ही मतलब नंबर 6 के बाद साइकिल स्टैंड है, उसमें अगर आपने दोनों को खिला दिया तो फील्डिंग में दिक्कत हो जाएगी, बल्लेबाजी में दिक्कत हो जाएगी, तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाएगी फिर आपको। ये प्रॉब्लम, मतलब आपके पास अच्छे गेंदबाज होने के बावजूद भी आप उनको अपने एकादश में शामिल नहीं कर सकते। ये आपकी दिक्कत है, क्योंकि काफी सारे मामले जो चंद्रेश जी ने अभी अभी बताए हैं। तो दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में जो T20 सीरीज होने वाली है, इसके बारे में हम काफी डिटेल्ड बातें कर रहे हैं। बल्लेबाजी की बात हो गई, टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर की बात हो गई, गेंदबाजी में विकेट्स की भी बात हो गई, और स्ट्राइक रेट की भी बात हो गई। तो ये तो बात आपने कही है सही, कि यहाँ पर एक एक और इम्पोर्टेंट आता है कि अगर हम सारी टीमों की बात करें, तो इन सारी टीमों में हमने गेंदबाजी के स्ट्राइक रेट के बारे में तो देख लिया, लेकिन बल्लेबाजी के स्ट्राइक रेट के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। क्योंकि टॉप टीम्स विच आर द वंस हु हैव सम रियली वेरी गुड, कौन से खिलाड़ी है इन टीमों में से। राइले रूसो नंबर 1 पर आते हैं। हालांकि वो टीम में स्क्वाड में तो नहीं दिखे मुझे, लेकिन इनका स्ट्राइक रेट जबरदस्त रहा है। और साथ ही में जेम्स नीशम, डेविड मिलर का नाम है, यशस्वी जायसवाल का नाम है। और यहाँ पर सूर्य कुमार यादव और यशस्वी जायसवाल, ये दो भारत की तरफ से बल्लेबाज हैं। अगर हम दक्षिण अफ्रीका के प्रेजेंट अगर स्क्वाड की बात करें चंद्रेश, तो इसमें सिर्फ डेविड मिलर का नाम। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से ये जो स्ट्राइक रेट है, हम्म। आप देखोगे कि जैसे जैसे हम T20 विश्व कप के पास जाते हैं, मौका बनेगा रायली रोसो का फिर एक ओ बार। हो। क्योंकि रायली रोसो जरूरी नहीं है कि वो साउथ अफ्रीका के लिए खेले या साउथ अफ्रीका में ही खेले और अपना नाम बनाए। ये हाँ देखना हाँ। पड़ेगा कि क्या वो साउथ अफ्रीका के लिए अभी भी अवेलेबल है या नहीं है। क्योंकि पिछले बार भी वो आए थे वापस एक बार रेकनिंग में आखिरी मिनट पे। और तो कमाल मुझे की बात है, लगता है, मतलब राइली रूसो जैसा खिलाड़ी आपके स्क्वाड में ना हो, ये तो मतलब मैं चकित करने वाली बात है। नहीं वो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर नहीं है ना, तो फिर वो चाहेंगे कि वो ओ यहाँ पर दुनिया भर में ये एक ऐसे टीमों ने अपने खिलाड़ियों को एक मौका दे दिया है कि अब जरूरी नहीं है कि आप हमारे लिए साउथ अफ्रीका में ही खेले या साउथ अफ्रीका के लिए ही खेले। आपने हाँ। इंग्लैंड के साथ भी देखा था इस साल जब बांग्लादेश गए थे, तो तब काफी खिलाड़ी जो है IL T20 में खेल रहे थे या PSL में खेल रहे थे। तो करेक्ट। उन्होंने कहा कि आप जाइए, आप प्रदर्शन कीजिए वहां पर, हम आप पर नजर डालेंगे। नजर रखेंगे, नजर रखेंगे, लेकिन चलिए नजर रखनी पड़ेगी हमें टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों के स्ट्राइक रेट पर। दुनिया में कौन से ऐसे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं जिनका स्ट्राइक रेट बेहतरीन रहा है ये 2022 से T20 में अगर बात करें, यहां पर भी राइले रूसो और सूर्य कुमार यादव का नाम ऊपर आता है। लेकिन भारत के लिए अच्छी बात है कि सूर्य कुमार यादव, यशस्वी जायसवाल, ये दोनों यहाँ पर मौजूद है। क्विंटन डिकॉक का नाम जरूर है, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। हालांकि दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो रीजा हेंड्रिक्स का नाम यहाँ पर आता है, जो टॉप ऑर्डर में आकर लगभग लगभग 150 की स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। बिल्कुल। और देखें कि यहाँ पर एक चौंकाने वाला नाम जो है वो है कि रायली रोसो टॉप पर चल रहे हैं। और हाँ। उनका जो है नाम, मतलब ये चौंकाने वाली बात है कि वो बिल्कुल। इस श्रृंखला में नहीं है, पर वो उन्होंने कुछ साल पहले एक फ्रीलांस क्रिकेटर होने का एक फैसला किया था। करेक्ट। और उसके बाद जो है उनको दुनिया भर के लीग से न्योता मिलता है खेलने के लिए। मतलब ऐसा कोई लीग नहीं है जहाँ पर ये खेलते नहीं। और रायले T20 की अगर बात करें तो बड़े बड़े स्कोर, सेंचुरी लगाने में माहिर है राइले रूसो। और ये गौरतलब है कि इस स्क्वाड में वो नहीं है, लेकिन यहाँ पर रीसा हेंड्रिक्स की जब हम बात करें, 13 पारियों में लगभग लगभग 600 रन, तो टॉप ऑर्डर में अगर कहें तो दक्षिण अफ्रीका विल बी हैप्पी कि यहाँ पर चलिए रीसा हेंड्रिक्स है, तो एक अच्छी शुरुआत मिलने के चांसेस अच्छे बन जाते हैं।
और बिल्कुल, और आपने सही कहा कि रीजा हेंड्रिक्स के ऊपर नजर होगी। हाल हाल फिलहाल के ओडीआई विश्व कप में हमने एक दो बार उनको देखा था जब कप्तान टेम्बा बाबूबा नहीं थे। पर उसके अलावा जो है, आप अगर देखें तो इस टीम में काफी मतलब इस फेहरिस्त में काफी नाम है जिनके बारे में हम अगले साल बहुत ज्यादा सुनने वाले हैं। सुनने वाले बिल्कुल। टी20 का वर्ल्ड कप आने वाला है 2024 में, इसीलिए ये जो बायलैटरल सीरीज है दिसंबर के सर्दियों के महीनों में दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच में, ये टी20 सीरीज बड़ा ही इंपॉर्टेंट सीरीज माना जाएगा, माइलस्टोन माना जाएगा काफी सारे नए नए खिलाड़ियों के लिए। और बहुत जी अच्छा बात कहा आपने। सर्दियों के मतलब सर्दी तो हम जैसों को तो पता ही नहीं चलता इस शहर में। नहीं नहीं, मतलब अभी नहीं, एज अ हमारे शहर में मेटाफर, मैं बात कर रहा हूँ, आपके शहर की बात पता नहीं नहीं। मेरे शहर में, मेरे जिले में भी सर्दियां हल्की फुल्की है, इतनी ज्यादा है नहीं, लेकिन आपके शहर से थोड़ी सी ज्यादा है, इतना तो हम जरूर कह सकते हैं। लेकिन टी20 सीरीज की अगर बात करें तो भारत और दक्षिण अफ्रीका सीरीज शुरू होने वाली है, 3 मुकाबले हैं। चंद्रेश जी, क्या लगता है आपको, क्या रहेगा स्कोर इस सीरीज में? देखिए, मुझे लगता है 2-1 से भारत इस श्रृंखला जीतेगा। इंटरेस्टिंग, मुझे ऐसा लगता है कि 2-1 से दक्षिण अफ्रीका इस सीरीज को जीतेगा। क्या लगता है आपको दोस्तों, आप बताइए। चंद्रेश जी और मैंने तो हमारे प्रोडिक्शन आपको बता दिए, आप बताइए इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, हु विल विन द सीरीज एंड बाय व्हाट मार्जिन, 3-0, 2-1, क्या कहते हैं आप बताइए। और साथ ही में हमारे इस वीडियो को लाइक करें, व्हाट्सएप पर सारे अपने ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन की घंटी भी दबाए। चंद्रेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस पूरी सीरीज में हम और भी बातें करते रहेंगे, तो दोस्तों इसी तरीके से बने रहिएगा आपके फेवरेट क्रिकेट वाले यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है डिजिटल टू स्पोर्ट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस शो।